वो जनवरी के पहले हफ्ते की सर्द रात थी। पाकिस्तान की शान समझा जाने वाला लाहौर शहर रात के अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। लाहौर में पसरे उस सन्नाटे और अंधेरे की दो वजहें थीं। केवल कुछ हफ्ते पहले 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान टूट चुका था। उसके दो टुकड़े हो चुके थे। लाहौर की सड़कों और गलियों में जनवरी की उस रात को पसरा अंधेरा और सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाने के गम से पाकिस्तान अभी उबर नहीं पाया है। ऐसे हालात में हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड से जूझ रहे लाहौर में उस रात लगभग 9 बजे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आगा रहीम कश्मीरी के घर में पसरे सन्नाटे को चीरती हुई उनके फोन की घंटी अचानक घनघनाने लगी थी। फोन की घंटी की आवाज ने आगा रहीम कश्मीरी की बेगम साहिबा की नींद को तोड़ दिया था। उन्होंने फोन का रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से हेलो की आवाज के साथ एक औरत की बहुत डरी हुई आवाज सुनाई दी थी। बेगम साहिबा कुछ पूछती उससे पहले ही उस औरत ने बहुत सहमी घबराई आवाज में उन्हें आदाब किया था और अपना परिचय देते हुए बोली थी, बेगम साहिबा, मुझे पनाह चाहिए। मैं एक बहुत मजलूम मजबूर औरत हूं। आज वक्त और जमाने ने मुझे दुत्कार दिया है, मुझे ठोकर मार दी है। कल तक मेरी देहरी पर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियां सजदा किया करती थीं, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। आज उन्हीं लोगों से मदद और पनाह मांगने जब उनकी देहरी पर जाती हूं तो वो लोग मुझे पहचानने से भी मना कर रहे हैं। मेरे लिए अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। उनके लिए मैं वो खोटा सिक्का बन चुकी हूं जो कल तक उनके लिए सोने के सिक्के से ज्यादा कीमती था। बहुत सहमी और लड़खड़ाती आवाज में इन चंद अल्फाजों में उस औरत का परिचय सुनकर बेगम साहिबा की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। उन्होंने बहुत सधे हुए शब्दों में उस औरत से पूछा था कि क्या आप जानती हैं कि आपने किसके घर फोन किया है? बेगम साहिबा के इस सवाल पर उस औरत ने कहा था, बेगम साहिबा, मैंने आपके शौहर आगा रहीम कश्मीरी की हिम्मत और हौसले की बहुत कहानियां सुनी हैं। मेरे कुछ हमदर्दों ने मुझे बताया है कि पाकिस्तान में आगा रहीम कश्मीरी एक ऐसी शख्सियत हैं जो मजबूर और मजलूमों की मदद करने से नहीं हिचकते। ऐसा करने में वो किसी के भी दबाव के आगे नहीं झुकते और बिना किसी डर के मजलूमों और मजबूरों की मदद करते हैं। उस औरत की बात सुनकर बेगम साहिबा उसे कोई जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए ठिठकी थी और उलझन में पड़ गई थी। फिर कुछ सोचकर उस औरत से उन्होंने कहा था, आगा साहब अभी सो रहे हैं और वो जब सो रहे होते हैं तो घर में हम में से किसी की जुर्रत नहीं होती कि उन्हें जगा दें। वो जब आराम कर रहे हों या लिख रहे हों तो उन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इतना कहकर बेगम साहिबा ने फोन काट दिया था। लगभग 1 घंटे बाद पत्रकार आगा रहीम कश्मीरी के घर के फोन की घंटी दोबारा बजी थी। इस बार फोन फिर बेगम साहिबा ने ही उठाया था। फोन पर दूसरी तरफ उसी औरत की आवाज गूंजी थी। इस बार उसने आगा रहीम कश्मीरी से बात कराने की रिक्वेस्ट नहीं की थी और सीधे बोली थी, बेगम साहिबा, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूं और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं आगा साहब के सामने हाजिर हो जाऊं। इतना कहकर इस बार फोन उस औरत ने ही काट दिया था। बेगम साहिबा की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। हार कर उन्होंने आगा साहब को जगा दिया था और उन्हें पूरी बात बता दी थी। अपनी बेगम साहिबा से पूरा वाकया सुनकर आगा साहब अभी कुछ सोच ही रहे थे कि उनके घर की डोरबेल बजने लगी थी। घर का दरवाजा खुद आगा साहब ने जब खोला था तो उनके सामने वही औरत अकलीम अख्तर खड़ी थी। ये वही अकलीम अख्तर थी जिसके इशारों पर 1 महीने पहले तक पूरी पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े अफसर कठपुतलियों की तरह नाचा करते थे। पाकिस्तान के फौजी और सरकारी गलियारों में उसकी शख्सियत और हैसियत का डंका बजता था। अकलीम अख्तर और पाकिस्तान में उसके रसूख और रुतबे को आगा साहब ने बहुत करीब से देखा सुना था। उन दिनों उसके रुतबे और रसूख का आलम यह था कि पाकिस्तान में लोग उसे जनरल रानी के नाम से पुकारते थे। आगा साहब उसे बहुत अच्छे से जानते पहचानते थे। ऐसी ताकतवर हैसियत वाली अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी को आधी रात में पनाह और मदद की तलाश में अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर आगा रहीम कश्मीरी चौंक गए थे। अकलीम अख्तर को घर के अंदर बैठाकर आगा साहब ने उससे इतनी रात में आने की वजह पूछी थी। जवाब में अकलीम अख्तर ने पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के कई सनसनीखेज रहस्यों को उजागर करने वाली तूफानी दास्तान उनको सुनाई थी। उसने आगा साहब को बताया था
कि अब ये हुक्मरान उसके खून के प्यासे हो चुके हैं, इसलिए वो उनके यहाँ पनाह मांगने आई है। अकलीम अख्तर की पूरी दास्तान सुनने के बाद आगा साहब ने उससे कहा था कि मैं तुमको लंबे समय तक पनाह नहीं दे सकता। इतना सुनते ही अकलीम अख्तर ने अपने बैग से 2 मोटे फोटो एल्बम, कागजों का एक मोटा बंडल और कुछ ऑडियो कैसेट निकालकर आगा साहब के सामने रख दिए थे। आगा साहब से अकलीम अख्तर ने बताया था कि ये उन सबूतों का एक बड़ा जखीरा है जिनमें पाकिस्तान के कई नामी गिरामी हुक्मरानों, फौजी अफसरों और ब्यूरोक्रेट्स की अय्याशियों, काली करतूतों और अकूत दौलत का सनसनीखेज सच छुपा हुआ है। उस रात आगा रहीम कश्मीरी ने अकलीम अख्तर को अपने यहाँ एक रात के लिए पनाह तो दी थी, लेकिन उसे ये पनाह आगा साहब ने अपने घर की छत के नीचे नहीं दी थी। अकलीम अख्तर को वह रात आगा साहब के घर के अहाते में भैंसों को बांधने के लिए बने छप्पर के नीचे गुजारनी पड़ी थी। जो अकलीम अख्तर अपनी रातें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के 5 स्टार होटलों, हुक्मरानों की महलनुमा आलीशान कोठियों और सत्ता के रंग महलों में गुजारा करती थी, उस अकलीम अख्तर को कड़कड़ाती ठंड वाली वो रात एक पत्रकार की भैंसों के लिए बने तबेले में पड़ी एक खाट और वहां बंधी हुई भैंसों के साथ गुजारनी पड़ी थी। सवेरा होते होते अकलीम अख्तर यह समझ चुकी थी कि आगा साहब के यहाँ से उसे किसी तरह की मदद या पनाह मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन सवेरा होते ही आगा साहब ने उसे जो झटका दिया था उससे वो बिल्कुल टूट गई थी। आगा साहब ने सवेरा होते ही अकलीम अख्तर की आंखों के सामने ही उन सारे सबूतों को आग के हवाले कर दिया था जिन्हें अकलीम अख्तर ने उन्हें रात को सौंपा था। उन सबूतों को आग के हवाले करते समय आगा साहब ने अकलीम अख्तर से कहा था कि हुकूमत से बाहर हो चुके लोगों के ऐब और कमजोरियों को उछालने का काम बुजदिल और कायर करते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आज तुम जिन लोगों के खिलाफ सबूतों का जखीरा लेकर घूम रही हो, कल वक्त ने अगर फिर करवट बदली तो तुमको इन्हीं हुक्मरानों के हरम की शान बनने में कोई हिचकिचाहट या परहेज नहीं होगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो जाने अनजाने में तुम जैसी औरतों के हथकंडों का हथियार जाने बन जाते हैं। अब तुम यहां से जा सकती हो। आगा साहब ने अकलीम अख्तर से गलत नहीं कहा था, उनकी कही बात सच साबित हुई थी। इसका भी जिक्र इसी कहानी में आगे आएगा। आगा साहब के घर से निकली अकलीम अख्तर ने एक बार फिर लाहौर के एक 5 स्टार होटल में अपना ठिकाना बनाया था, लेकिन इस बार उसका यह ठिकाना ज्यादा देर तक नहीं रहा था। उसे ढूंढ रही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों और पुलिस को उसकी खबर मिल गई थी। कुछ ही घंटों बाद अकलीम अख्तर को लाहौर पुलिस ने उस 5 स्टार होटल से गिरफ्तार कर लिया था। उसकी गिरफ्तारी की खबर लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। उससे मिलने और बात करने के लिए केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद दुनिया के कई देशों के पत्रकारों की भारी भीड़ उस कोतवाली में इकट्ठा हो गई थी जहां अकलीम अख्तर को गिरफ्तार करके लाया गया था। लाहौर की उस कोतवाली की हवालात में सिर झुकाए बैठी अकलीम अख्तर पर पत्रकारों की भीड़ ने सवालों की बौछार कर दी थी, लेकिन वो सारे सवालों को अपना सिर हुए झुकाए सुनती रही थी। उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। अपने ऊपर हो रही मीडिया के सवालों की उस बौछार के दौरान उसने बस एक बार सिर उठाकर पत्रकारों की भीड़ से अपनी नजर मिलाते हुए केवल इतना कहा था, जानी नक्शा बदल गया। अकलीम अख्तर की गिरफ्तारी की खबर के साथ केवल पाकिस्तानी मीडिया और जनता ही नहीं चौंकी थी। उसकी गिरफ्तारी की खबर ने पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के बिजनेस घरानों और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की कई मशहूर हस्तियों को बुरी तरह हिला दिया था। ये वो हस्तियां थीं जिनके कई काले कारनामों और काली कमाई के बहुत ही संगीन राज अकलीम अख्तर की मुट्ठी में बंद थे। आगा रहीम कश्मीरी के साथ आधी रात में हुई तस्नीम अख्तर की गुप्त मुलाकात और उस मुलाकात के दौरान आगा साहब द्वारा जलाकर राख कर दिए गए बहुत सारे सबूतों की दास्तान तब तक दुनिया के सामने उजागर नहीं हुई थी। अकलीम की बंद मुट्ठी के खुल जाने का डर पाकिस्तान की कई बड़ी हस्तियों के दिलों दिमाग पर छाया हुआ था। अकलीम अख्तर की गिरफ्तारी से घबराई थर्राई उन हस्तियों में एक नाम उसकी गिरफ्तारी के कुछ हफ्तों पहले ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन चुके जुल्फिकार अली भुट्टो का भी था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 2 हिस्से होने के 4 दिन बाद ही पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याहिया खान को सत्ता से विदाई हो गई थी।
याहिया खान को बहुत बेआबरू होकर पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। याहिया खान की विदाई के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति की कुर्सी का सबसे बड़े दावेदार बने जुल्फिकार अली भुट्टो 20 दिसंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन चुके थे। अकलीम अख्तर की गिरफ्तारी से केवल कुछ दिन पहले मिली पाकिस्तानी सत्ता की बागडोर पर भुट्टो की पकड़ तब तक बहुत कमजोर ही थी। टूटकर 2 टुकड़े हो चुका पाकिस्तान अपनी टूट के सदमे से उबर नहीं पाया था। गम और गुस्से की आग से उबल रहे पाकिस्तान के उस नाजुक माहौल में भुट्टो की साख पर धब्बा लगाने वाला कोई भी सच भुट्टो को मिली पाकिस्तान की हुक्मरानी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। ऐसे संगीन हालात में भुट्टो की हुकूमत के लिए अकलीम अख्तर एक बड़ा खतरा बन सकती थी, क्योंकि अकलीम अख्तर की बंद मुट्ठी में ऐसे एक नहीं बहुत से राज कैद थे जो भुट्टो समेत पाकिस्तान की कई बड़ी हस्तियों के लिए कई तरह की मुसीबतें खड़ी कर सकते थे। भुट्टो और उन सभी हस्तियों को यह डर सता रहा था कि अगर अकलीम अख्तर ने अपनी बंद मुट्ठी को खोल दिया तो वो सभी हस्तियां पाकिस्तान में किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी और एक झटके में अपनी शोहरत और दौलत की बुलंदियों से सीधे सड़क पर आ जाएंगी। इन हस्तियों ने पर्दे के पीछे से अकलीम अख्तर की बंद मुट्ठी को बंद ही रखने की कोशिशें शुरू कर दी थी। उनकी यह कोशिशें रंग लाई थीं। अकलीम अख्तर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसे जेल भेजने या अदालत के सामने पेश करने के बजाय अकलीम अख्तर को उसके आलीशान घर में ही नजरबंद कर दिया गया था। उसके घर को पुलिस के बजाय पाकिस्तानी फौज की सख्त निगरानी के हवाले कर दिया गया था। इन हालातों में मीडिया या किसी और के साथ बात मुलाकात करना अकलीम अख्तर के लिए लगभग असंभव हो गया था। यह सारा इंतजाम अकलीम अख्तर की जुबान को बंद रखने के लिए किया गया था। उन मुश्किल हालातों में बहुत कठिन और कठोर जिंदगी वाली किसी जेल की कोठरी के बजाय अपनी ही आलीशान कोठी में अपनी नजरबंदी को अकलीम अख्तर ने भी अपने लिए एक बड़ी राहत मान लिया था। अकलीम अख्तर अपनी जिंदगी के उस तूफानी दौर से गुजर रही थी जहां उसकी किस्मत और वक्त बहुत तेजी से अपना रंग बदल रहे थे। कुछ दिनों पहले तक मदद और पनाह की भीख मांग रही अकलीम को जिन लोगों ने उस समय दुत्कार दिया था, वही लोग अब अकलीम की बंद मुट्ठी को बंद ही रखने के लिए उसके साथ सौदेबाजी की कोशिशों में जुट गए थे। वो लोग अकलीम के लिए राहत की राह को तलाशने की कोशिशें कर रहे थे। तेजी से रंग बदल रही अपनी किस्मत की लुका छुपी का यह खेल देखकर अकलीम अख्तर को यह लगने लगा था कि उसकी मुसीबतों का यह दौर बस कुछ दिनों या कुछ महीनों का मेहमान है। उसके दिल में यह उम्मीद जाग गई थी कि उसके पुराने दिनों की वापसी बहुत जल्दी होगी और हुकूमत के गलियारों में तन कर चलने वाले सिर एक बार फिर उसकी देहरी पर सजदा करना शुरू कर देंगे। लेकिन अकलीम की किस्मत ने एक बार फिर उसे बड़ा झटका दिया था। भारत के साथ हुए शिमला समझौते से भारत में कैद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की बिना शर्त रिहाई तय करा के पाकिस्तान वापस लौटे भुट्टो का कद पाकिस्तान में अचानक बहुत बढ़ गया था। पाकिस्तान में भुट्टो की लोकप्रियता का ग्राफ उस समझौते ने बहुत बढ़ा दिया था। अचानक बढ़ी इस लोकप्रियता ने भुट्टो को पाकिस्तान में उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया था जहां अकलीम अख्तर की बंद मुट्ठी खुलने का डर भुट्टो के लिए काफी कम हो चुका था। लेकिन ये डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अपने इस डर के पूरी तरह खात्मे के लिए भुट्टो ने अकलीम अख्तर के साथ एक बड़ा और आखिरी सौदा करने की कोशिश की थी। दिसंबर 1971 की जंग में हिंदुस्तान की फौज से पाकिस्तानी फौज को मिली जबरदस्त शिकस्त और 2 टुकड़े हो चुके पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में एक नए देश बांग्लादेश के बन जाने के कारणों की तलाश के लिए पाकिस्तान में जस्टिस हमीदुर रहमान कमीशन बनाया गया था। वो कमीशन अपनी जांच उन दिनों शुरू कर चुका था। उस कमीशन के सामने अकलीम अख्तर की कारगुजारियां भी लगातार उजागर हो रही थीं। भुट्टो ने उन हालात का फायदा उठाने के लिए अकलीम अख्तर का इस्तेमाल करने की एक योजना बनाई थी। इसके लिए अकलीम अख्तर को गुप्त रूप से इस्लामाबाद लाया गया था और एक रात को इस्लामाबाद में भुट्टो के साथ उसकी सीक्रेट मीटिंग कराई गई थी। भुट्टो और अकलीम अख्तर एक दूसरे से अनजान नहीं थे। दोनों की जान पहचान बहुत पुरानी थी। दोनों का काफी वक्त उस हमाम में एक साथ गुजरा था जिस हमाम में सबने एक दूसरे को पूरी तरह नंगा देखा था। इसलिए उस मीटिंग में भुट्टो ने बिना लाग लपेट के अकलीम अख्तर के सामने अपने सौदे की पेशकश कर दी थी। भुट्टो की उस पेशकश को बहुत गौर से सुनने के बाद अकलीम अख्तर ने गहरी निगाहों से भुट्टो को देखा था
और भुट्टो की उस पेशकश को मानने से बहुत साफ शब्दों में इनकार कर दिया था। भुट्टो की पेशकश ठुकराते हुए अकलीम अख्तर ने जो कुछ कहा था उसे सुनकर भुट्टो की नजरें नीची हो गई थी और गर्दन झुक गई थी। भुट्टो के लिए यह बड़ा झटका था। भुट्टो को अपनी पेशकश के बदले में अकलीम अख्तर से ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। भुट्टो के साथ अकलीम अख्तर की वो सीक्रेट मीटिंग बेनतीजा रही थी और बहुत कड़वाहट के साथ खत्म हुई थी। उस बेहद कड़वी और बेनतीजा मीटिंग का असर कुछ दिनों बाद ही दिखाई दिया था। कई महीनों से अपने घर में नजरबंद अकलीम अख्तर के खिलाफ ड्रग्स की तस्करी, वेश्यावृत्ति कराने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के गंभीर आरोप में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। आलीशान कोठी से निकालकर अकलीम अख्तर को पाकिस्तान में सबसे बदनाम लाहौर की कोट लखपत जेल की एक काल कोठरी के सींखचों के पीछे पहुंचा दिया गया था। सियासत, फौज, बिजनेस और फिल्मी दुनिया से बहुत दूर लाहौर में ड्राई फ्रूट और हर्बल कॉस्मेटिक्स की एक छोटी सी दुकान का मालिक भी अकलीम अख्तर की गिरफ्तारी की खबर सुनकर बहुत गहरी चिंता में डूब गया था। अकलीम अख्तर आखिर कौन थी? पाकिस्तान में उसका रुतबा और रसूख इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया था कि पूरा पाकिस्तान उसे जनरल रानी के नाम से जानता, पहचानता और पुकारता था। भुट्टो की वो पेशकश क्या थी जिसे ठुकराने के बाद अकलीम अख्तर को आलीशान कोठी से निकालकर जेल की एक काल कोठरी के सींखचों के पीछे पहुंचा दिया गया था? अकलीम अख्तर ने ऐसा क्या कह दिया था जिसे सुनकर भुट्टो की नजरें और गर्दन झुक गई थी? अकलीम अख्तर की गिरफ्तारी की खबर सुनकर लाहौर में ड्राई फ्रूट्स और हर्बल कॉस्मेटिक्स की एक छोटी सी दुकान का मालिक भी बहुत गहरी चिंता में क्यों डूब गया था? इन सारे सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में 6 अगस्त रविवार को। वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।